हाँ, ये बात सुनकर बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन यही रियलिटी है। आप कभी सुने हो कि एफआईएस का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, आप कभी सुने हो कि डीआईएस का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन आप ये जरूर सुने होंगे कि शेयर बाजार में पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और शेयर बाजार में सस्ता खरीदोगे तभी ना महंगा बेच के फायदा उठाओगे। अब ये चेक किए बिना कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना यानी कि सट्टे में पैसा लगाने की तरह है। शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे खरीदा जाता है, यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे बाई किया जाता है, ये सीखने के लिए बस 2 मिनट लगता है। कंपनी के शेयर को कैसे खरीदा जाता है ये सीखने के लिए बस 2 मिनट लगता है, क्योंकि बाई वाला बटन दबा देने से ही वो जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है। लेकिन शेयर बाजार में कौन से कंपनी के शेयर को खरीदना है, ये अगर आपको सीखना है ना, तो आपको सालों लग सकता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शेयर बाजार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5000 से भी ज्यादा कंपनी के शेयर है। अब इतने सारे कंपनीज के शेयर में से कौन सी कंपनी के शेयर को खरीदना अच्छा होता है, ये सीखने के लिए लोगों को सालों लग जाता है, क्योंकि कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले कौन सी चीजों को चेक करना चाहिए। हम लोग मोटा मोटी 10 ऐसा पॉइंट को समझेंगे कि कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले इन 10 पॉइंट को जरूर चेक करना चाहिए। ये 10 पॉइंट को चेक किए बिना अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद लेते हो ना, तो हो सकता है आपका शेयर बाजार में बहुत बड़ा लॉस हो जाए। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस को आज की वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो से आप सीख सकते हो, बाकी शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा जोखिम होता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने तरफ से रिसर्च जरूर कर ले। सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कंटिंजेंट लायबिलिटी को, यानी कि कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले आपको उस कंपनी के ऊपर कितना कंटिंजेंट लायबिलिटी है, इस चीज को आपको जरूर चेक करना चाहिए। अब सवाल आता है कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो पहले समझो कि ये जो लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी के ऊपर आखिर देनदारी कितना बाकी है, यानी कि किसी भी कंपनी को कितना पैसा चुकाना है, उसी पैसे को बोला जाता है कंपनी का लायबिलिटी। समझ गए? अब कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा लायबिलिटी है जो किसी पर्टिकुलर इवेंट पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक XYZ नाम का कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी है फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपया। अब ये जो इस कंपनी के ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी है 100 करोड़ रुपया ना, तो इस कंपनी को ये जो पैसा है ये चुकाना भी पड़ सकता है, नहीं भी चुकाना पड़ सकता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा लायबिलिटी, एक ऐसा देनदारी जो पैसा कंपनी को चुकाना भी पड़ सकता है, नहीं भी चुकाना पड़ सकता है। और ये जो चुकाना पड़ सकता है, नहीं चुकाना पड़ सकता है, ये टोटली किसी न किसी इवेंट पर डिपेंड करता है। अब ये इवेंट का मतलब क्या होता है और डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ABC कंपनी है, इस ABC कंपनी ने इस कंपनी के ऊपर केस कर दिया है और केस करके इस कंपनी ने इस कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस कंपनी ने इस कंपनी के ऊपर 100 केस कर दिया है और 100 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया है। अब जो 100 करोड़ रुपया इस कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग गया, तो ये कंपनी भी तो चुप नहीं रहेगी, ये कंपनी भी तो इस कंपनी के ऊपर केस कर देगी। तो ये जो केस चला गया, अब ये केस कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बाद में पता चलेगा, ये तो वो जो इवेंट होगा उस इवेंट पर पता चलेगा। लेकिन जबकि इस कंपनी ने इस कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया है और जब तक केस रफा दफा नहीं हो जाता है ना, तब तक इस कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का कंटिंजेंट लायबिलिटी रहेगा। अब फॉर एग्जांपल आने वाले समय में अगर ये जो कंपनी है ये केस जीत जाती है, ये कंपनी जो है अगर केस जीत जाती है, तो इस कंपनी को 100 करोड़ रुपया जो है वो चुकाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आने वाले समय में ये जो कंपनी है वो केस हार जाती है, तो इस कंपनी को 100 करोड़ रुपया चुकाना पड़ सकता है। इसीलिए ये जो पैसा है, इसी पैसे को बोला जाता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। और कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा देनदारी जो कंपनी को चुकाना भी पड़ सकता है, नहीं भी चुकाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को आपको जरूर चेक करना चाहिए कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो कि एक A नाम का कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी है फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ रुपया। इस कंपनी के ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी है 1000 करोड़ रुपया और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, यानी कि इस कंपनी का जो साइज है वो भी 1000 करोड़ का है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है।
कंपनी का साइज है 1000 करोड़ रुपया और कंपनी के ऊपर कंटिंजेंट लाइबिलिटी है 1000 करोड़ रुपया। अब जबकि इस कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ का कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इवेंट होगा, कुछ ना कुछ केस वगैरह होगा, इसीलिए कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। अब अगर वो जो केस है, अगर आने वाले समय में ये जो कंपनी के ऊपर केस वगैरह होगा 1000 करोड़ का, अगर कंपनी जीत जाती है तब तो इस कंपनी को इतना पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकेस आने वाले समय में ये जो कंपनी है ये केस हार जाती है, तब उस कंपनी को यानी कि इस कंपनी को 1000 करोड़ रुपए चुकाना पड़ेगा। तो अब जरा इस केस में समझो कि आने वाले समय में अगर ये कंपनी केस हार जाती है तो कंपनी को इतना पैसा चुकाना पड़ेगा और कंपनी का साइज ही है 1000 करोड़ रुपया, यानी कि 1000 करोड़ कंपनी को चुकाना पड़ेगा और कंपनी का टोटल साइज ही है 1000 करोड़ रुपया। तो अगर ऐसा हो जाता है तो कंपनी का जो साइज है वो आने वाले समय में जीरो हो जाएगा और कंपनी का जो शेयर होल्डर है पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। इसीलिए आपको ये जो चीज है काफी अंदर की चीज है, इसको आपको जरूर चेक करना चाहिए। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक ऐसा झूलता हुआ तरवाल होता है ना, जो तरवाल कभी भी कंपनी के ऊपर गिर सकती है और नहीं भी गिर सकती है, लेकिन अगर गिर जाती है तो कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। बस डिपेंड करता है कि वो जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है उसका अमाउंट कितना है। अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें डरने वाली चीज नहीं, लेकिन बहुत ही बड़ा अमाउंट है तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। अगला चीज आपको चेक करना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू को, कि आखिर उस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये किसी भी कंपनी का एक्चुअल वैल्यू बताती है, यानी कि कोई भी कंपनी का एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए, इसी को समझने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाला जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि कोई भी कंपनी वर्तमान में कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना सेल कर रही है और वही कंपनी भविष्य में और कितना प्रॉफिट कर सकती है, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके ही उस कंपनी का एक वैल्यूएशन निकाला जाता है और उसी वैल्यूएशन को बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि उस कंपनी का एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया ना। अब किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले आपको इस वैल्यू को देखना है। फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू को देखते हो कि 1000 रुपया है, ठीक है, लेकिन उस कंपनी का अगर आप करंट शेयर प्राइस देखते हो कि करंट मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 1500 रुपया, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू चल रहा है 1000 रुपया और करंट मार्केट का शेयर का प्राइस चल रहा है 1500 रुपया। तो इस केस में यह समझ में आ रहा है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी को आप 500 रुपया ज्यादा प्रीमियम पे खरीद रहे हो। समझ आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी है जिस कंपनी का आईवी यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू है 2000 का और उस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है यानी कि करंट मार्केट प्राइस है वो है फॉर एग्जांपल 1500 रुपया। अब इस केस में देखा जाए तो ये जो कंपनी है ये 500 रुपया आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। डिस्काउंट में इसलिए मिल रहा है क्योंकि कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू आईबी है 2000 का, कंपनी का एक्चुअल वैल्यू है 2000 का, लेकिन उसी कंपनी का शेयर का प्राइस आपको 1500 रुपया पे मिल रहा है। इसका मतलब वो जो कंपनी का शेयर है आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। तो आपको हमेशा कोई भी कंपनी के शेयर को डिस्काउंट में खरीदना चाहिए, आपको कम भाव पे खरीदना चाहिए। तो वो जो अगर कोई कंपनी अपना इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस में ट्रेड कर रहा है तो वहां पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। हो गया क्लियर। उसके बाद आपको अगला चीज चेक करना चाहिए, वो है एवरेज पीई रेशियो। अब ये समझने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। एवरेज पीई रेशियो। अब एवरेज पीई रेशियो को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पीई रेशियो का मतलब क्या होता है। तो पीई रेशियो का मतलब यह होता है कि फॉर एग्जांपल एक XYZ कंपनी है और इस XYZ कंपनी का जो पीई रेशियो है वो फॉर एग्जांपल 40 का है। तो अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 40 का है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसका मतलब अगर आप इस कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना तो आपको इस कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए 40 रुपया दांव पे लगाना पड़ेगा। सेम उसी तरह फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 20 का है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया दांव पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पीई रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। पीई रेशियो आपने समझ लिया ना। अब समझते हैं कि एवरेज पीई रेशियो का मतलब क्या होता है। एवरेज पीई रेशियो का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उस कंपनी का पिछले 5 सालों का या फिर पिछले 10 सालों का एवरेज पीई रेशियो को देखना है। यानी कि आपको स्क्रीनर पर जाना है और आपको 5 साल या फिर 10 सालों का पीई रेशियो पर क्लिक कर देना है और पीई रेशियो का ग्राफ को देखना है। इस केस में आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है, मैंने एग्जांपल के लिए एक चार्ट को लगा दिया है। इस कंपनी का जो एवरेज पीई रेशियो है यानी कि 10 सालों का जो पीई रेशियो है वो 58 का है। यानी कि पिछले 10 सालों से इस कंपनी का जो एवरेज पीई रेशियो है वो 58 का है।
और अभी के टाइम पे इस कंपनी का करंट पीई रेशियो कितना चल रहा है? अभी के टाइम पे करंट पीई रेशियो चल रहा है, मोटा मोटी पकड़ लो 35 का करंट पीई रेशियो चल रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, अभी के टाइम पे इस कंपनी का करंट पीई रेशियो है 35 का और पिछले 10 सालों का एवरेज पीई रेशियो है 58 का। इसका मतलब पिछले 10 सालों के हिसाब से अभी के टाइम पे इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा सस्ता है, क्योंकि 10 सालों से कंपेयर करोगे तो भैया 58 का पीई रेशियो दिखा रहा है एवरेज, लेकिन करंट पीई रेशियो लगभग 35 का है। इसका मतलब ये जो कंपनी है ये हमें अभी के टाइम पे काफी सस्ता भाव पे मिल रहा है। और शेयर बाजार में सस्ता खरीदोगे तभी ना महंगा बेच के फायदा उठाओगे। महंगा में खरीद लोगे उसके बाद कंपनी का शेयर का प्राइस गिरेगा तो ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको जरूर चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान से समझना है। इस केस में आपने देख लिया कि इस कंपनी का एवरेज पी रेशियो 58 का है और करंट पी रेशियो 35 का है, तो इसका मतलब इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है काफी सस्ता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है। नेगेटिव पॉइंट इसलिए होता है कि अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो काफी ज्यादा ही कम है, यानी कि बहुत ज्यादा ही कम है, तो इसका मतलब मार्केट उसको वैल्यूएशन उतना नहीं दे रहा है। तो अगर किसी कंपनी को मार्केट उतना वैल्यूएशन नहीं दे रहा है तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है, कुछ खतरनाक रीजन हो सकता है। अब ये हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है कि किसी कंपनी का पीई रेशियो कम है, एवरेज पीई रेशियो से करंट पीई रेशियो कम है तो वो कंपनी में कुछ गड़बड़ है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है। इसीलिए अगर कोई कंपनी आपको मिल रहा है जिसका पीई रेशियो आपको सस्ता मिल रहा है तो खरीदने से पहले आपको रीजन पता करना है कि आखिर क्यों मार्केट उसको अभी के टाइम पे कम वैल्यूएशन दे रहा है, किस रीजन की वजह से मार्केट उसको कम वैल्यूएशन दे रहा है, ये आपको पता करना है। और रीजन जब आपको पॉजिटिव लगे तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। सेम उसी तरह लास्ट टाइम जो मैंने आपको समझाया कि इंट्रिंसिक वैल्यू, कि किसी भी कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे मिल रहा है तो खरीदने से पहले आपको रीजन पता करना है कि किस रीजन की वजह से उस कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे भी कम प्राइस में आपको वो कंपनी का शेयर मिल रहा है। ठीक है, तो रीजन जरूर आपको पता करना है, डायरेक्ट आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, करंट रेशियो। करंट रेशियो भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले। इस चीज को भी आपको जरूर चेक करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है करंट एसेट्स के साथ करंट लायबिलिटी को अगर डिवाइड किया जाए और जो नंबर निकल कर आएगा ना उसी नंबर को बोला जाता है करंट रेशियो। कहने का मतलब ये है, करंट एसेट का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी के पास अभी के टाइम पे कुल कितना संपत्ति है। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, कंपनी के पास कुल टोटल कितना संपत्ति है, कितना पैसा है, उसी को बोला जाता है संपत्ति। और लाइबिलिटी का मतलब आप समझते ही हो कि कंपनी को कितना देनदारी चुकाना है, कंपनी को कितना पैसा देना है, कंपनी के ऊपर कितना डेट है, उसको बोला जाता है लाइबिलिटी। तो करंट रेशियो का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी का टोटल संपत्ति के साथ अगर कोई भी कंपनी का टोटल लाइबिलिटी को डिवाइड किया जाए तो जो नंबर निकल कर आएगा उसी नंबर को बोला जाता है करंट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, एक XYZ कंपनी है और इस कंपनी का टोटल एसेट है, यानी कि टोटल जो संपत्ति है वो फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का है। 100 करोड़ का कोई भी कंपनी के पास टोटल संपत्ति है और उस कंपनी का जो टोटल लायबिलिटी है, यानी कि उस कंपनी को टोटल देनदारी बाकी है, टोटल पैसा चुकाना है, फॉर एग्जांपल 50 करोड़ रुपया। अब ऊपर का गया करंट एसेट टोटल संपत्ति, नीचे का गया करंट लायबिलिटी यानी कि कंपनी को कितना पैसा चुकाना है। अब डिवाइड करने पर क्या नंबर निकल कर आया, डिवाइड करने पर 2 नंबर निकल कर आया ना, तो इस कंपनी का जो करंट रेशियो निकला वो 2 निकला। इतना बस समझ गए ना। अब कितना करंट रेशियो होना चाहिए मिनिमम, तो कोई भी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो मिनिमम 1 या फिर 1 से ज्यादा होना चाहिए। कोई भी कंपनी का अगर करंट रेशियो 1 है और 1 से ज्यादा है तो उसको अच्छा माना जाता है। इससे यह समझ आता है कि उस कंपनी के पास जितना संपत्ति है उतना ही लायबिलिटी है। ठीक है, तो 1 या फिर 1 से ज्यादा अगर करंट रेशियो है तो अच्छा माना जाता है, इसको भी आपको जरूर चेक करना चाहिए। अगला क्या है, रिजर्व। रिजर्व का मतलब यह होता है कि कंपनी के पास टोटल रिजर्व कितना है, टोटल पैसा कितना है। अब कोई भी कंपनी के पास रिजर्व आएगा कब, जब कंपनी सेल करेगी, कंपनी प्रॉफिट करेगी, जब कंपनी के हाथ में पैसा बचेगा तो उसी से ना कंपनी रिजर्व में पैसा भरते रहेगी। तो कोई भी कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते रहना चाहिए। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो कि अगर किसी कंपनी का जो रिजर्व है लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब वो कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी का रिजर्व था 2014 में 1346 करोड़ का था, उसके बाद 2015 में 1600 करोड़ का हुआ, उसके बाद 2016 में 2000 करोड़ का हुआ, करते 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 आज के डेट में अगर आप इस कंपनी का रिजर्व देखोगे तो मोटा मोटे 6500 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है।
तो अगर कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ते ही जा रहा है तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कंपनी, इसका मतलब लगातार मुनाफा कमा रही है। और शेयर बाजार में यही तो चाहिए, शेयर बाजार में हमें मुनाफा कमाने वाला कंपनी को ही तो देखना चाहिए। तो अगर कोई कंपनी लगातार मुनाफा कमाती है ना, तो उस कंपनी का जो रिजर्व है वो भी लगातार बढ़ते ही जाता है। सेम उसका उल्टा कि अगर आप देखते हो कि किसी कंपनी का जो रिजर्व है वो माइनस में जा रहा है, हर साल माइनस में जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया ना। उसके बाद क्या है कि लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी तो आपने समझ ही लिया कि किसी भी कंपनी का जो लाइबिलिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी को टोटल पैसा कितना चुकाना है। तो लाइबिलिटी जो है ना वो हमेशा कम होना चाहिए। पिछली स्लाइड में हमने क्या समझा कि रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ते रहना चाहिए, उसी का उल्टा लाइबिलिटी जो है वो कंपनी का हर साल कम होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का जो लाइबिलिटी है वो हर साल कम होते जा रही है, काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, लाइबिलिटी को और डिटेल में समझो। लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि कंपनी के ऊपर कितना देनदारी है, कितना देनदारी बाकी है, उसी अमाउंट को बोला जाता है लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेट, यानी कि कंपनी ने कितना लोन लिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी, यानी कि कंपनी को सैलरी वगैरह चुकाना है, एम्प्लॉय को पैसा देना है, वो भी तो लाइबिलिटी आएगा ना। उसके बाद रेंट, यानी कि कंपनी का जो कंपनी जो बिजनेस कर रही है, कंपनी जिस फ्लैट में बिजनेस वगैरह कर रही है उस फ्लैट का रेंट भी तो देना है, तो वो भी लाइबिलिटी में आएगा। उसके बाद एनी पेनल्टी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कंटिंजेंट लाइबिलिटी में समझा था ना कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के ऊपर केस कर दिया है, पेनल्टी लगा दिया है, तो अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह होगा तो वो भी लाइबिलिटी में आएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज किसी भी कंपनी का अगर लगातार कम हो रहा है तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि इसका मतलब कंपनी के पास नगद कितना पैसा आ रहा है और नगद कितना पैसा जा रहा है। सिंपल भाषा में कैश फ्लो को इतना समझो कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है उस बिजनेस से कंपनी कितना माल बेच रही है और कंपनी कितना माल खरीद रही है। माल खरीद रही है मतलब कोई भी कंपनी अगर कोई भी माल बेचती है तो उस माल को बनाने के लिए काफी सारा रॉ मटेरियल भी होता है ना। तो कंपनी कितना माल बेच रही है, कितना माल खरीद रही है, इन्हीं सारी चीजों को कैलकुलेट करने को ही बोला जाता है कैश फ्लो। यानी कि कंपनी के पास नगद कितना पैसा आ रहा है, नगद कितना पैसा जा रहा है, उसी को बोला जाता है कैश फ्लो। ठीक है, तो कैश फ्लो कंपनी का लगातार बढ़ते रहना चाहिए। किसी भी कंपनी का अगर कैश फ्लो लगातार बढ़ रहा है ना, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रोमोटर होल्डिंग। अब ये एक ऐसा चीज है ना जिसको हर कोई सही से नहीं समझ पाता है, तो आज आपको डिटेल में समझा देता हूं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का फॉर एग्जांपल नाम है XYZ। अब इस कंपनी को 4 ही लोग खरीद सकता है। सबसे पहला इस कंपनी का जो प्रोमोटर है, यानी कि इस कंपनी को जिसने शुरू किया था, जिन लोगों ने, वो खरीद सकता है। उसके बाद FIC यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जो विदेशी इन्वेस्टर है, वो इस कंपनी के शेयर को खरीद सकता है। उसके बाद DIS यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, यानी कि हमारा स्वदेशी जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है वो खरीद सकता है। उसके बाद पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर, मेरे जैसे आपके जैसे लोग इस कंपनी के शेयर को खरीद सकता है। ठीक है, तो टोटल 4 लोग होता है, कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद सकता है, बेच सकता है। अब चीजों को ध्यान से समझिएगा। आप अगर कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो ना, तो मैक्सिमम जो होल्डिंग है, मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग है ना, वो ये 3 लोगों के पास होना चाहिए। कौन से 3 लोगों के पास होना चाहिए? प्रोमोटर, FIS, DIS, इन 3 लोगों के पास कम से कम 70% का होल्डिंग होना ही चाहिए। क्योंकि जो प्रोमोटर है वो कंपनी का मालिक है। अगर प्रोमोटर के पास ज्यादा हिस्सेदारी होगा तो प्रोमोटर हमेशा कोशिश करेगा कि कंपनी और ज्यादा ग्रो करे। दूसरी तरफ जो FIS है, FIS के पास अगर ज्यादा होल्डिंग होगा ना, तो FIS बाहर के इन्वेस्टर है, विदेशी इन्वेस्टर है। अगर विदेशी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में अपना स्टेक को बढ़ा रहा है, विदेशी इन्वेस्टर के पास काफी ज्यादा किसी कंपनी का होल्डिंग है, तो वो तो ऐसे ही होल्डिंग नहीं रखेगा, कोई ना कोई कारण से ही होल्डिंग रखेगा। तो ये भी काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है। और तीसरा होता है DIS यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी कोई कंपनी में ज्यादा होल्डिंग रख रहा है तो किसी न किसी कारण से ही रखता है। तो ये तीनों जो लोग होता है ना, ये काफी ज्यादा समझदार लोग होता है और इनके पास जितना ज्यादा होल्डिंग होता है उतना पॉजिटिव माना जाता है। ठीक उसका उल्टा, अगर आप कोई कंपनी के शेयर को स्टडी कर रहे हो और उस कंपनी का शेयर होल्डिंग में पैटर्न में जाकर आप देखते हो कि पब्लिक के पास 70% से ज्यादा होल्डिंग है, तो सोचो किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के ही पास 70% से ज्यादा होल्डिंग है, इसका मतलब क्या है कि वो जो कंपनी है वो कभी भी डूब सकती है, क्योंकि ज्यादातर हिस्सेदारी पब्लिक का ही है। और हमेशा शेयर बाजार में सबसे ज्यादा अगर लॉस करता है ना तो पब्लिक ही करता है, क्योंकि नॉलेज सबसे ज्यादा जो कम होता है वो पब्लिक का ही होता है। हाँ, ये बात सुनकर बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन यही रियलिटी है। आप कभी सुने हो कि FIS का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है?
आप कभी सुने हो कि डीआईएस का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन आप ये जरूर सुने होंगे कि शेयर बाजार में पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर आपको देखना है कि 70% से ज्यादा जो होल्डिंग है वो इन तीन लोगों के पास है कि नहीं। अगर इन तीन लोगों के पास 70% से ज्यादा होल्डिंग है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको और डीपली स्टडी करना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उसके बाद एंड में क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अब ये चेक किए बिना कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना यानी कि सट्टे में पैसा लगाने की तरह है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये बताता है कि कंपनी हर साल कितना पैसा कमा रही है। तो इस स्टेटमेंट में आपको सबसे पहले देखना है सेल, यानी कि हर साल दर साल कंपनी का जो सेल है वो बढ़ रहा है कि नहीं। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है नेट प्रॉफिट, यानी कि साल दर साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है कि नहीं। ये दोनों चीज आपने देख लिया। उसके बाद जो ओपीएम है यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये भी आपको देखना है कि इसका जो मेंटेनेंस है वो सही तरीके से कंपनी कर रही है कि नहीं। ये तीन चीज बहुत ज्यादा मेन होता है। ये तीन चीज आपको जरूर चेक करना है। सेल हर साल बढ़ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है कि नहीं, और जो ओपीएम है ये कंपनी बैलेंस करके चल रही है कि नहीं। ये तीन चीज आपको जरूर चेक करना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल गिरते ही जा रहा है तो उस कंपनी से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। ठीक है, एंड आखिरी में इतना ही बोलूंगा, मार्केट कैप यानी कि उस कंपनी का टोटल साइज कितना है। बहुत सारे लोग मार्केट कैप को चेक किए बिना ही पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, इसीलिए उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि कंपनी का टोटल साइज कितना है। ठीक है, तो 3 से 4 तरह का मार्केट कैप होता है। एक होता है लार्ज कैप यानी कि बड़ी साइज की कंपनी, एक होता है मिड कैप यानी कि मीडियम साइज की कंपनी, एक होता है स्मॉल कैप यानी कि छोटी साइज की कंपनी, और एक होता है पेनी स्टॉक्स यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटी साइज की कंपनी। यही 4 तरह का कंपनी होता है। अब इसमें से आपको यह समझना है कि कोई भी कंपनी अगर लार्ज कैप है ना, यानी कि कोई भी कंपनी अगर बड़ी साइज की कंपनी है ना, तो उस कंपनी में जो वोलेटिलिटी है यानी कि जो उतार चढ़ाव है वो आपको बहुत ही ज्यादा कम दिखेगा, लो वोलेटिलिटी। कोई लार्ज कैप कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट करोगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा आपका प्रॉफिट होने का चांसेस कम होगा, बहुत ज्यादा आपका लॉस होने का चांसेस कम होता है, लो वोलेटिलिटी होता है। ठीक उसी तरह अगर आप शेयर बाजार में किसी मिड कैप कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें मीडियम वोलेटिलिटी रहता है, यानी कि जो वोलेटिलिटी जो उतार चढ़ाव है वो मीडियम होता है। सेम उसी तरह अगर आप स्मॉल कैप कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें हाई वोलेटिलिटी आपको दिखेगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव दिखेगा। अगर आप छोटी छोटी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपका पैसा कभी भी 50% गिर सकता है, हो सकता है आपका पैसा कभी भी 50% बढ़ भी सकता है। तो काफी ज्यादा हाई वोलेटिलिटी होता है। अब अगला है पेनी स्टॉक्स यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटी साइज की कंपनी। अब ऐसा कंपनी वेरी 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 रिस्की होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो छोटी छोटी कंपनी पेनी स्टॉक से आपको बिल्कुल दूर हो जाना है, नहीं तो आपका शेयर बाजार में पैसा डूब सकता है। ठीक है, तो मार्केट कैप को आखिरी में आपको जरूर चेक करना चाहिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए, आपके ब्रेन में घुस जाए कि आप जहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस पैसों पर आपका जो वोलेटिलिटी है वो कितना दिख सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो का थोड़ा कंक्लूजन कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने सबसे पहले क्या समझा, सबसे पहले हमें कंटिंजेंट लायबिलिटी को चेक करना है, यानी कि किसी भी कंपनी के ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी कितना है। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा लायबिलिटी जो लायबिलिटी पर्टिकुलर किसी इवेंट पर डिपेंड करता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी कंपनी को चुकाना भी पड़ सकता है, नहीं भी चुकाना पड़ सकता है, उसी को बोला जाता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, और इसको आपको जरूर चेक करना चाहिए। उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि कंपनी का एक्चुअल वैल्यू कितना है, कंपनी का वर्तमान का सिचुएशन देखा जाता है, सेल्स को देखा जाता है, प्रॉफिट को देखा जाता है, भविष्य को अनुमान किया जाता है कि भविष्य में कितना कंपनी ग्रो कर सकती है। इन सारी चीजों को देखकर ही कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाता है और इसको भी आपको जरूर चेक करना चाहिए। उसके बाद एवरेज पीई रेशियो मिनिमम 5 से 10 साल का आपको कंपेयर करके देखना है कि वो जो कंपनी है उस कंपनी का जो एवरेज पीई रेशियो है वो कितना है और करंट पीई रेशियो कितना है, आपको कंपेयर जरूर करना है। और अगर आपको पीई रेशियो काफी कम दिखता है तो रिसर्च भी करना है कि किस रीजन की वजह से वैल्यूएशन कम है। ठीक है, उसके बाद करंट रेशियो यानी कि कंपनी का टोटल संपत्ति डिवाइडेड बाय कंपनी का टोटल लायबिलिटी कितना है, और करंट रेशियो मिनिमम 1 या फिर 1 से ज्यादा होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिजर्व यानी कि कंपनी के पास रिजर्व कितना है, रिजर्व लगातार बढ़ रहा है कि नहीं, ये चीज को आपको देखना है। उसके बाद लायबिलिटी यानी कि कंपनी को कितना पैसा चुकाना है, देनदारी कितना बाकी है, कंपनी के ऊपर लोन कितना है, ये लगातार कम होना चाहिए। उसके बाद कैश फ्लो यानी कि कंपनी कितना माल बेच रही है नगद में और कितना माल खरीद रही है, कितना पैसा कंपनी के पास आ रहा है नगद में, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, उसी को बोला जाता है कैश फ्लो। जितना ज्यादा कैश फ्लो में आपको इंक्रीमेंट दिखेगा उतना ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है।
ठीक है। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग आपको देखना है, मिनिमम 70% जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर एफआईएस के पास अगर है तो काफी अच्छा माना जाता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है एंड कंपनी का जो सेल्स है, कंपनी का जो ओपीएम है वो लगातार ग्रो कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आखिरी में मार्केट कैप को देखना है, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आप किस तरीके का शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इस चीज को आपको जरूर चेक करना चाहिए, ताकि कितना ज्यादा वोलेटिलिटी आपको फेस करना पड़ेगा इसका अनुमान आपको लग जाए। ठीक है, तो मोटा मोटी इन सारी 10 चीजों को चेक करने के बाद, अगर इतना रिसर्च करने के बाद अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को स्टडी करते हो तो काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, बाकी ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको ट्रेडिंग को सीखना है, बिल्कुल आसान भाषा में ट्रेडिंग सीखना है कि क्या होता है ट्रेडिंग, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।